इवनिंग टू ऑल। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे हाइपरटेंशन की। कल मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और नॉर्मल कोरोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, कुछ रिस्क फैक्टर्स, कॉजेस, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। आज मैं आपको ट्रीटमेंट पार्ट बताऊंगा। ट्रीटमेंट पार्ट के अंदर हम लोग एक सुपरफिशियल लेवल से ट्रीटमेंट देखेंगे, ज्यादा डिटेल लेवल के अंदर अपन नहीं देखेंगे क्योंकि इतना भी फिलहाल आपके काम का नहीं है। सुपरफिशियल लेवल के अंदर मैं आपको सारे ड्रग्स के नाम, डोजेस और उसका क्लासिफिकेशन में आपको सारी चीजें बताऊंगा। डीप लेवल के अंदर क्या होता है, जैसे अलग अलग रेस्पेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं हाइपरटेंशन को। जब हम लोग फार्माकोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ड्रग्स के बारे में और ज्यादा पढ़ते हैं कि कौन सी दवाई कब देनी होती है और बेसिकली क्या उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स है, क्या उसके फार्माकोडायनामिक्स है। जब अपन इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर पढ़ते हैं तो अपन थोड़ा आईवी ड्रग्स के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं या इमरजेंसी मैनेजमेंट की बात करते हैं। लेकिन आज हमको हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट एक सुपरफिशियल लेवल से देखना है, ठीक है, जिससे आपको कुछ मोटी मोटी दवाइयों के नाम याद हो जाए और कोई भी आपको बीपी की दवाई दिखाए तो आप पहचान जाए कि हाँ ये बीपी की दवाई है। तो मैं स्क्रीन पे चलता हूँ, जो कल पढ़ाया था उसको रिवाइज कराता हूँ और फिर हम आज की कहानी शुरू करेंगे, डेट इज द हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट। और आज हम बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। चलिए आइए चलते हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर एंड हाइपरटेंशन। कल मैंने आपको ब्लड प्रेशर बताया था, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन देयर आर्टेरियल वॉल। उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, ब्लड प्रेशर बोल रहे थे। उसके अलावा जैसे जनरली जब भी ब्लड प्रेशर की बात आती है तो हम लोग प्रेशर इन आर्टरीज मेजर करते हैं। ये मैंने आपको नॉर्मल सर्कुलेशन बताया था, नीचे सिंपल करके भी एक डायग्राम दिखाया था कि जो हमारा ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, वो राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल, देन राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है और लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होता है और देन वापस लेफ्ट एट्रिया, देन लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है। अब हमारी एओर्टा से काफी सारी आर्टरी जुड़ी रहती है जो पूरी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में अपनी ब्लड सप्लाई देती है। उसी में एक आर्टरी होती है ब्रेकियल आर्टरी, वहां पर हम लोग कई बार बीपी को मेजर करते हैं। नॉर्मल जो एक अप्रोक्स रेंज आती है 120/80 mm ऑफ एसजी, इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक बीपी। अगर ये ज्यादा होता है तो बोलते हैं सिस्टमिक हाइपरटेंशन और इसी को हम आम भाषा में हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब दूसरी तरफ हमारी पल्मोनरी आर्टरी थी जिसके अंदर प्रेशर 20/10 mm ऑफ एचजी रहता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। चलिए, इसके बाद मैंने आपको आर्टेरियल ब्लड प्रेशर के अंदर काफी सारे पॉइंट्स बताए थे, जैसे सिस्टमिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर और मीन आर्टेरियल प्रेशर। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, इट इज द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टोली ऑफ हार्ट। डायस्टोलिक क्या होता है, इट इज द मिनिमम ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग रिलैक्सेशन और डायस्टोली ऑफ हार्ट। सिस्टोली मैक्सिमम में तो 120 होता है, डायस्टोली मिनिमम में तो 80 होता है। और इन दोनों का अगर डिफरेंस कैलकुलेट कर दो तो उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। फिर मीन आर्टेरियल प्रेशर तो मैं बताया था, एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द आर्टरी, बट इट इज नॉट द एरिथमेटिक मीन। यानी ये एक एवरेज प्रेशर है जो आर्टरी के ऊपर पड़ता है ब्लड के द्वारा। लेकिन एवरेज का मतलब ये नहीं है कि आप एरिथमेटिक मीन निकाल दें, यानी सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक बाई 2 कर दें, वैसा यहाँ पर नहीं करना होता है। ये सारे पॉइंट्स कल मैंने आपको बताए थे। ये स्फिग्मोमैनोमीटर था जिसके द्वारा हम लोग बीपी को मेजर करते हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं। फिर हाइपरटेंशन मैंने बताया था कि हाई बीपी अकॉर्डिंग टू एज एंड सेक्स। जो क्लासिफिकेशन था हमने देखा था, नॉर्मल बीपी सिस्टोलिक 120 के आसपास, डायस्टोलिक 80 के आसपास। एलिवेटेड कब बोलेंगे, जब 120 से तो ज्यादा है लेकिन 130 से कम है, और डायस्टोलिक 80 से तो ज्यादा है लेकिन 90 से कम है। स्टेज 1 के अंदर थोड़ा और बढ़ गया था, स्टेज 2 के अंदर और बढ़ गया था। फिर हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो गया था जब बीपी मोर देन 180/120 हो गया था। इसके अंदर दो कंडीशन आ रही थी, अर्जेंसी एंड इमरजेंसी। इमरजेंसी के अंदर थोड़ा खतरा ज्यादा था क्योंकि एंड ऑर्गन डैमेज देखने को मिल रहा था। जो हाइपरटेंसिव अर्जेंसी होती है, बीपी इज मोर देन 180/120 होता है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर भी 180/120 से ज्यादा होता है। लेकिन अर्जेंसी के अंदर कोई ऑन एंड ऑर्गन डैमेज देखने को नहीं मिलता है, जबकि इमरजेंसी के अंदर एंड ऑर्गन डैमेज देखने को मिलता है। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी के अंदर क्योंकि कोई ऑर्गन डैमेज नहीं है, ओरली ट्रीट कर सकते हो पेशेंट को, पेशेंट स्टेबल होता है।
जबकि इमरजेंसी के अंदर क्योंकि एंड ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट है, ट्रीटमेंट के लिए इंट्रावेनस ड्रग्स देनी पड़ेंगी। अब एंड ऑर्गन डैमेज है मतलब ऑर्गन के अंदर नुकसान पहुंच रहा है, ब्रेन के अंदर नुकसान पहुंचेगा, स्ट्रोक होगा, हिमरेज होगा, हार्ट के अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी के अंदर ओलिगोयूरिया, प्रोटीन यूरिया, एक या एक्यूट किडनी इंजरी, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और आंखों के अंदर रेटिनल वेन्स का हिमरेज हो सकता है, विजुअल इंपेयरमेंट हो सकता है। फिर ये मैंने आपको कुछ रिस्क फैक्टर्स बताए थे, जेंडर है, ओबेसिटी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लो फिजिकल एक्टिविटी, हाई सॉल्ट इंटेक, जेनेटिक्स, स्मोकिंग, स्ट्रेस। स्ट्रेस का मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी डिसीज ऐसी नहीं है जिससे स्ट्रेस ना हो सकता हो, चाहे आपकी डायबिटीज मेलाइटिस हो, चाहे थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म हो, चाहे आपका मेलिग्नेंसी ही क्यों ना हो। तो स्ट्रेस सारी बीमारियों की जड़ है, तो आपको स्ट्रेस से बचना है, चाहे एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, जो होगा देखा जाएगा, अपना काम मेहनत करने का है, स्ट्रेस से अपने को बचना है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था एक प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। प्राइमरी वाले का हमको कारण नहीं पता होता, हम लोग इडियोपैथिक बोल देते हैं। सेकेंडरी वाले का कारण पता होता है, किसी ऑर्गन की डिसीज होती है, कोई और डिसीज होती है जिसकी वजह से बीपी बढ़ता है, तो हम उस डिसीज का, उस अंडरलाइंग कॉज का ट्रीटमेंट करते हैं। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट पता है, कॉज पता है। प्राइमरी का हम लोग कोई कॉज नहीं पता है, तो बस एक पैलिएटिव थेरेपी यानी एक बचाव कार्य चलाते रहते हैं कि हाँ भाई दवाई खाता रहेगा और आदमी चलता जाएगा। इसके बाद मुझे कुछ दवाइयों के नाम आपको बताने थे। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हम जितनी भी बेसिक दवाइयां हैं सबके नाम जानेंगे। सारी दवाइयों के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यही दवाइयां आपको मार्केट में देखने को मिलेंगी। कितने सारे लोगों ने टेलमी साटन का नाम सुना है, टेलमा नाम से, टेलमी काइंड नाम से, टेलमाज नाम से, काफी सारे नाम से आती है। टेलमी साटन या जिस भी नाम से आप लोगों ने सुना है वो आप नाम मुझे चैट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। पता पड़े आखिर कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में टेलमी साटन का नाम सुना है। बीपी की दवाई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने कल आपसे बताया था, बहुत अच्छा जयप्रकाश 40 मिलीग्राम, 20 भी आती, 40 भी आती, 80 भी आती। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपको बीपी की दवाई लिखनी हो, सबसे पहले आप टेलमी साटन से ही शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप लोग टेलमी साटन से ही शुरुआत करेंगे। टेलमी साटन से, टेलमी साटन के सारी कॉम्बिनेशन आते हैं। टेलमी साटन एच आता है, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड 12.5 मिलीग्राम में। टेलमी साटन एएम आता है, टेलमी साटन एएमएच आता है, टेलमी साटन और एम्लोडिपिन का कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन आता है। यानी टेलमी साटन के इतने सारे कॉम्बिनेशन मार्केट में आते हैं। यानी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और बीपी की दवाई स्टार्ट करनी है, तो आप टेलमी साटन से शुरुआत कर सकते हैं। और इतनी सस्ती और इतनी कॉमन मेडिसिन है, हर शहर में हर दवाई वाले के पास टेलमी साटन मिल जाएगा। एक टेलमी साटन और एक एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन का नाम किसने सुना है? एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन का नाम किसने सुना है? ये मेडिसिन कॉमन दवाइयां हैं जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है आप अपने घर में देखेंगे कोई ना कोई बीपी की या शुगर की दवाई खाता ही होगा, तो आप बीपी की दवाई में टेलमी साटन और ये एम्लोडिपिन ये जरूर देखने का मिलेगा। और शुगर में आप लोग मेटफॉर्मिन को जरूर देखते होंगे, मेटफॉर्मिन, गिलिमीपेराइड, ये दवाइयां आप लोग जरूर देखते होंगे। बहुत अच्छा, एमलोग 5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम की आती है एम्लोडिपिन। ठीक है, बहुत अच्छा, वीरेंद्र ने भी सही बताया, एम्लोडेक नाम से आती है, एम्लोकाइंड 80 आता है। ठीक है, तो मैं हेडिंग डालता हूं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट की। हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट, और इसके अंदर हम बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, अब काफी सारी कैटेगरी हमारे पास है, तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता चलता हूं। पहला हमारे पास आते हैं डायूरेटिक्स। जो डायूरेटिक्स होते हैं ये यूरिन आउटपुट को बढ़ा देते हैं, यानी पेशाब को लाने वाली दवाइयां, यूरिन आउटपुट को बढ़ाने वाली दवाइयां। तो ये क्या करती हैं? ब्लड वॉल्यूम को कम करेंगी। जब यूरिन फ्लो बढ़ जाएगा, यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है और बीपी कम हो जाता है। तो ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर को कम करती हैं दवाइयां। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ हमारे पास इसमें लूप डायूरेटिक्स आते हैं, फार्मा के अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं इनको। लूप डायूरेटिक्स जैसे कि फ्यूरोसेमाइड, टोरासेमाइड, बिमिटामाइड, बहुत अच्छा, डाइटोर बहुत फेमस है, डाइटोर। लेसिक्स किसने सुना है? लेसिक्स, फ्यूरोसेमाइड,
टोरासेमाइड, ठीक है। और कुछ हमारे पास थायजाइड डायूरेटिक्स है, थायजाइड डायूरेटिक्स, जैसे कि मैंने बताया था टेल्मा के साथ इसका कॉम्बिनेशन आता है हाइड्रोक्लोरथायजाइड 12.5 मिलीग्राम, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा एस इनहिबिटर, एस इनहिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। अब इसके अंदर क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए हमारे लिवर से निकलता है एंजियोटेंसिनोजन, हमारे लिवर से क्या निकलता है एंजियोटेंसिनोजन, शॉर्ट में एजी लिखते हैं। ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 में। अब एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में ले जाने के लिए काम आता है रेनिन, और आप लोग लिखिए रेनिन कहां से निकलता है, किडनी से। रेनिन कहां से आता है, किडनी से आता है, बहुत अच्छा आसिफ एंड राधा। तो एंजियोटेंसिन 1, अब एंजियोटेंसिन 1 को जाना होता है एंजियोटेंसिन 2 में, और एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में ले जाने के लिए एक एंजाइम लगता है, डेट इज द एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये एस कहां से आता है ये भी लिख दीजिए, लंग्स से। कहां से आता है, लंग्स से आता है। और जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ये अपने रिसेप्टर पे बाइंड होता है, लिख देते हैं कहां पर बाइंड होता है, अपने रिसेप्टर पे। और जैसे ही रिसेप्टर बाइंड होता है, रिसेप्टर से क्या निकलता है एल्डोस्टेरोन, क्या निकलता है एल्डोस्टेरोन। अब आप मुझे ये बताइए कि एल्डोस्टेरोन कहां से निकलता है, बॉडी के किस पार्ट से एल्डोस्टेरोन निकलता है, बताइए एल्डोस्टेरोन कहां से निकलता है, बताओ भाई। ये आंसर तो आप लोगों को ही बताना है, बहुत अच्छा। सब बच्चे बताइए कहां से निकलता है एल्डोस्टेरोन, एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो भाई ध्यान रखना है कि लिवर से निकला एंजियोटेंसिनोजन, इसको एंजियोटेंसिन 1 में ले जाने के लिए रेनिन की हेल्प लगी, रेनिन ने इसको कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 को। एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में जाने के लिए एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की हेल्प लगी, जो कि लंग्स से आया। फिर एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर से बाइंड हुआ, जिसकी वजह से एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन निकला। और ये एल्डोस्टेरोन क्या कराता है, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन, क्या कराता है सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। और इस सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन की वजह से क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। और अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दवाई बता रहा था एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, यानी ये दवाइयां कहां पर काम करेंगी, तो ये काम करेंगी यहां पर।
तो यहां पर हमारी एस इनहिबिटर काम करती है और एस इनहिबिटर इस कन्वर्जन को रोक देती है। यानी अगर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में नहीं जाएगा तो एंजियोटेंसिन 2 ही तो रिसेप्टर बाइंड हो रहा था, और अगर रिसेप्टर पर ये बाइंड नहीं होगा तो एल्डोस्टेरोन नहीं निकलेगा, और अगर एल्डोस्टेरोन नहीं निकलेगा तो कोई सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन नहीं होगा। यानी अगर आप चाह रहे हो कि आपका बीपी ना बढ़े, भाई बीपी की दवाई है, अगर आप चाह रहे हो बीपी ना बढ़े यानी ब्लड वॉल्यूम ना बढ़े, ब्लड वॉल्यूम ना बढ़े यानी सॉल्ट एंड वाटर की रिटेंशन ना हो, यानी कि एल्डोस्टेरोन नहीं निकलना चाहिए। और एल्डोस्टेरोन तब तब निकलेगा जब तब एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर से बाइंड होगा। यानी इसको या तो बनने से रोको या बाइंड होने से रोको। तो बनने से रोकना है तो एस इनहिबिटर दे दो, और अगर बाइंड होने से रोकना है तो एआरबी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दे दो। तो अब बात समझ में आई। यानी अगर आप चाह रहे हो कि खांसी, क्या कहते हैं, सॉरी खांसी वाला पॉइंट अब इसके बाद लूंगा, आप चाह रहे हो कि बीपी ना बढ़े तो ब्लड वॉल्यूम को रोकना पड़ेगा, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन को रोकना पड़ेगा, एल्डोस्टेरोन को रोकना पड़ेगा, उसके लिए एंजियोटेंसिन 2 को रिसेप्टर से बाइंड होने से रोकना पड़ेगा। अब दो रास्ते, या तो उसको बनने ही मत दो, और बन गया है तो रिसेप्टर से मिलने मत दो। अगर मिलने नहीं देना है तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर देना पड़ेगा, जैसे कि टेलमिसार्टन। उसके अलावा जितने भी इसके अंदर साटन आते हैं, अभी पूरे आपको नाम बताऊंगा साटन्स के, काफी सारे हमारे पास साटन है, टेलमी साटन है, कैंडी साटन है, लो साटन है, सारे साटन्स आते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में। एस इनहिबिटर के अंदर आते हैं प्रिल, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिसनोप्रिल, उसके अलावा रेमीप्रिल, ठीक है, रेमिटोरवा बहुत आपने सुनी होगी। अब मेरी बात सुनिए, दो टेक्निक है जो आपको याद करनी। पहली टेक्निक, या तो एंजियोटेंसिन 2 को बनने ही मत दो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एस इनहिबिटर देना पड़ेगा, तो ये बनने नहीं देगा। या फिर एंजियोटेंसिन 2 को रिसेप्टर से बाइंड मत होने दो, बिल्कुल हिंदी में लिख दे रहा हूं साफ साफ भाषा में, बाइंड मत होने दो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर देना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, जब हम लोग एंजियोटेंसिन 2 को बनने नहीं देते हैं, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर देते हैं, तो उस कंडीशन में ब्रेडिकाइनिन नामक एक एंजाइम रुक जाता है, और उसकी वजह से पेशेंट को खांसी आती है, उसकी वजह से पेशेंट को खांसी आती है, और वो खांसी ठीक नहीं होती है, आप कितना भी कफ सिरप पिला लो। मैंने कहा था ना खांसी वाला पॉइंट बताऊंगा। तो कई बार क्या होता है, पेशेंट आपके पास कंप्लेन लेके आता है कि डॉक्टर साहब मुझे खांसी आ रही है लगातार, और पता चलता है उसकी बीपी की दवाइयों में रेबिप्रिल चल रही है, या लिसनोप्रिल चल रही है, या कैप्टोप्रिल चल रही है। आप कुछ भी कर लो वो खांसी बंद होगी ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको एस इनहिबिटर को हटा करके एआरबी देना पड़ेगा, क्योंकि एजी 2 यानी एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर से तो बाइंड हो ही रहा है, साथ में ब्रेडिकाइनिन का मेटाबॉलिज्म भी करा रहा है, और उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, इनहिबिट हो जाएगा, तो खांसी आने लगेगी और खांसी रुकेगी नहीं। तो क्या करना है आपको, यानी एंजियोटेंसिन 2 तो बने लेकिन रिसेप्टर से ना बाइंड होने पाए, तो आप एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दे दो, तो एजी 2 बनेगा तो खांसी भी नहीं होगी, यानी ब्रेडिकाइनिन का मेटाबॉलिज्म भी होता रहेगा। और क्योंकि ब्लॉकर दे दिया है आपने, तो भले ये कितना भी क्यों ना बन जाए, ये रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं होगा, और जब बाइंड नहीं होगा तो एल्डोस्टेरोन नहीं रिलीज होगा। बताओ भाई, समझ में आई बात या नहीं आई? एक बार बता दो चैट सेक्शन में, देख पा रहा हूं, यस और नो, समझ में आई या नहीं आई? जेन्युइन बात कि सर नहीं आई है, दोबारा बताओ। आ गई है सर, जो भी बात है आप मुझे बताइए। यस, यस, ठीक है, रिपीट भी करूंगा, रिपीट भी करूंगा। हुआ क्या देखो, सबसे पहले लिवर से, ये एकदम आपका रास है, रास, रास आप लोगों ने सुना होगा, नीट में भी था रास, तो आपका फिजियोलॉजी का टॉपिक है ये रास। आप भी ना सोचे सर फार्मा पढ़ा रहे हैं या सर क्लिनिकल पढ़ा रहे हैं, सर तो फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं। सर क्या पढ़ा रहे हैं आज, फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, और फिजियोलॉजी से फार्मा, फार्मा से मेडिसिन में एंटर करने वाले हैं। मेरी बात को सुनिएगा, मैंने आप लोगों से कहा कि लिवर, लिवर से क्या निकला है, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में जाना था, जिसके लिए रेनिन की हेल्प लगती है, जो कि किडनी से आता है, किडनी से आया रेनिन, इसने कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में जाना है, उसके लिए हेल्प लगती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की, जो कि लंग्स से निकलता है। जो एंजियोटेंसिन 2 होता है, ये पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर भी होता है, और रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन निकलेगा। एल्डोस्टेरोन जो आपका किडनी होती है या रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, वहां जाके सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन कराता है। आपको पता है जहां जहां नमक जाता है उसके पीछे पीछे पानी जाता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर नमक रुकेगा तो साथ में पानी भी रुक जाएगा,
स्वेलिंग डेवलप हो जाएगी, ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है। अब पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर भी है। आप मुझे बताएंगे, दो कंडीशन बता रहा हूं, किसके अंदर बीपी ज्यादा होगा। बताइए, दो डायग्राम आपके सामने है, 1 और 2, किसमें बीपी ज्यादा होगा। दोनों के अंदर मैं ब्लड फ्लो करा रहा हूं, किसके अंदर बीपी ज्यादा होगा, 1 के अंदर या 2 के अंदर। बताइए किसके अंदर बीपी ज्यादा होगा। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। प्रेशर कहां पर ज्यादा होगा, जहां पर धक्का मुक्की ज्यादा होगी। धक्का मुक्की कहां पर ज्यादा होगी, पतली गली में, तो यहां पर बीपी ज्यादा होगा। बीपी ऑफ 2 इज मोर देन बीपी इन 1। अब देखिए मैंने क्या कहा, जो आपका एंजियोटेंसिन 2 होता है, ये पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है, यानी इस कंडीशन से इस कंडीशन में भेजता है। यानी अगर एंजियोटेंसिन 2 आएगा तो बीपी को बढ़ाएगा या कम करेगा, बताइए आप लोग चैट सेशन में। अब आप लोगों की बारी है, अगर एंजियोटेंसिन 2 आएगा तो बीपी को बढ़ाएगा या कम करेगा, क्योंकि मैंने कहा दिस इज अ पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, तो बीपी को बढ़ाएगा। क्या करेगा, बीपी को बढ़ाएगा। यानी यानी अगर मुझे बीपी को कम करना है तो मुझे एंजियोटेंसिन 2 को प्रमोट करना पड़ेगा या इनहिबिट करना पड़ेगा, बताओ। अगर मुझे बीपी को कंट्रोल करना है तो मुझे एंजियोटेंसिन 2 को प्रमोट करना पड़ेगा या इनहिबिट करना पड़ेगा, इनहिबिट करना पड़ेगा। अब इनहिबिट करने के दो रास्ते थे, इनहिबिट करने के दो रास्ते थे, पहला बनने मत दो, और दूसरा बन गया है तो बाइंड मत होने दो। अगर बनने से रोकना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, बताइए आप लोग। एस इनहिबिटर देना पड़ेगा या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर एआरबी देना पड़ेगा, बताइए। अगर मुझे बनने से रोकना है तो क्या देना पड़ेगा, एस इनहिबिटर देना पड़ेगा। बहुत अच्छा, सीख रहे हैं आप लोग। अपूर्वा, मोनिका, राधा, मीना, अनिरुद्ध, बहुत अच्छे। यानी आप लोग सीख रहे हो कि मुझे अगर बनने से रोकना है तो मुझे एस इनहिबिटर देना पड़ेगा, क्योंकि यही AG1 को AG2 में लेके जा रहा है। लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं बनने से रोक रहा हूं तो एक प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगर एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन रहा है, मैं एस इनहिबिटर दे रहा हूं, लाइक रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, खांसी, कफ। बहुत अच्छा, कफ, कफ हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे बनने तो देना है लेकिन मुझे रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देना है। तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, कौन सी दवाई का ग्रुप देना पड़ेगा, एआरबी। एआरबी, एआरबी के अंदर एक दवाई का नाम बताओ, एआरबी के अंदर एक दवाई का नाम बताओ आप लोग। बहुत अच्छा, प्रिल, साटन। प्रिल तो हमारे एस इनहिबिटर है, साटन जितने भी होते हैं, ठीक है। ब्रेडिकाइनिन, ब्रेडिकाइनेज या ब्रेडिकाइनिन, ठीक है। अब बात आपको समझ में आई तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, ये इसके अंदर 2 और इसी के अंदर हमारा, फिर इसके एग्जांपल लिख देता हूं एस इनहिबिटर के। एस इनहिबिटर के अंदर क्या आते हैं, प्रिल्स, प्रिल्स जैसे कि इनालाप्रिल। एनवास नाम से आता है, एनवास सुना है आप लोगों ने, एनवास, लिसिनोप्रिल, ठीक है। ये बड़ा फेमस है एनवास। लिखिए साइड इफेक्ट क्या होता है, कफ। तीसरा ग्रुप हमारे पास है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। सारे साटन्स आते हैं इसके अंदर, साटन्स, ARB, जैसे कि टेलमी साटन, टेलमा 40 आप लोगों ने बहुत सुना है। उसके अलावा लो साटन और भी है, ठीक है। टेलमा नाम से आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, स्क्रीन प्रॉपर है,
साउंड प्रॉपर है, मैं चेक कर रहा हूं। बताइए सब लोग, साउंड, स्क्रीन, सब कुछ प्रॉपर, ऑल फाइन। ठीक है, ठीक है। तो हमारी जो ब्लड वेसल होती हैं, जब वो डायलेट हो जाती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर डायग्राम से ही बताया था, जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है तो बीपी बढ़ता है या कम होता है? ब्लड वेसल के डायलेट होने से बीपी बढ़ता है या कम होता है, बताइए आप लोग। कम होता है, बहुत अच्छा। ब्लड वेसल के डायलेट होने से बीपी कम हो जाता है। और ब्लड वेसल के कॉन्स्ट्रक्ट करने से बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए। अब जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं, ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती हैं, तो लिख देते हैं क्या काम करेंगी। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ब्लॉक स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल जो स्मूथ मसल्स की बनी हुई है, उसके कॉन्ट्रैक्शन को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अगर स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन ब्लॉक हो जाएगा तो ब्लड वेसल कैसी हो जाएंगी? डायलेट हो जाएंगी। और अगर ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगी तो बीपी क्या होगा? कम हो जाएगा। ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं और बीपी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल एम्लोडिपिन, एम्लोप्रेस नाम से आती है, निफेडिपिन, ये सारी आपने सुनी होंगी। एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, निकार्डिपिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स, जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं। नेगेटिव आइनोट्रोपिक, नेगेटिव ड्रोनोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक, यानी हार्ट के रेट को, कॉन्ट्रैक्शन को, कंडक्शन को, सबको कम कर देते हैं। हार्ट को सब तरफ से, सारे एंगल से सप्रेस करने का काम करते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स या बीटा वन ब्लॉकर्स डिक्रीज हार्ट रेट, यानी कार्डियक आउटपुट को कम कर देते हैं। यानी बीपी को कम कर देंगे जब कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो। एग्जाम्पल प्रोपरनोल, एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, किसने नाम सुना है? प्रोपरनोलॉल, एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल। जो एटिनोलॉल है इसका कॉम्बिनेशन आता है एम्लोडिपिन के साथ, एम्लोप्रेस 80 नाम से। किसी ने बताया था अभी मुझे, एम्लोप्रेस 80, किसने बताया था एम्लोप्रेस 80? एम्लोप्रेस 80 के अंदर एम्लोप्रेस तो एम्लोडिपिन है। यस, अभी चलने बताया था। एम्लोप्रेस है ये तो। एम्लोप्रेस क्या है? एम्लोडिपिन, ये ब्रांड नेम है। इसके अंदर एक तो एम्लोडिपिन होता है, और ये 80 का मतलब क्या है? एटिनोलॉल। बड़ा फेमस दवाई है। ठीक है, और बड़ा पॉपुलर ब्रांड नेम है ये। नेक्स्ट हमारे पास है अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर ये ब्लड वेसल्स को भी डायलेट करते हैं और उनके वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को कम कर देते हैं। बीटा ब्लॉकर की तरह काम करते हैं। ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को कम करते हैं। जैसे कि तराजोसिन, टेराजोसिन, ये सारी दवाइयां।
प्राजोसिन, पैराजोसिन। अब आगे देखिए, कुछ हमारे पास सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स है, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स। सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स के अंदर जो ब्रेन पे काम करते हैं और ब्रेन के सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करते हैं, तो एक्ट ऑन ब्रेन, ब्रेन पे काम करेंगे और सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करते हैं, डिक्रीज सिंपैथेटिक आउटफ्लो। ठीक है, अगर सिंपैथेटिक सिस्टम डिप्रेस हो जाएगा तो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर ये सब कम हो जाएगा। लिख देते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम अगर डिप्रेस हो जाता है तो क्या होगा इसकी वजह से, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल, क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा। जो मिथाइल डोपा है ये ड्रग ऑफ चॉइस है प्रेगनेंसी में। से कुछ बच्चे बोलते हैं सर ड्रग कैसे डिसाइड करनी है, अब जैसे ड्रग यहीं से डिसाइड होगी, जैसे प्रेगनेंसी के अंदर अपन लोग मिथाइल डोपा ज्यादा यूज करते हैं, तो ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन कैसे करते हैं पेशेंट को अप्रोच। देखिए, पहला काम तो है परहेज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दैट इज द नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स। यानी बिना दवाइयों के कुछ परहेज से भी काम बन सकता है। और दूसरा होता है फार्माकोलॉजिकल मेथड्स। ठीक है, अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स के अंदर क्या आता है, जैसे कि सॉल्ट इनटेक कम कर देना, डिक्रीज सॉल्ट इनटेक। उसके अलावा वेट लॉस कराओ, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कराओ, पेशेंट को एक्टिव रखो। उसके अलावा पेशेंट को बोलो थोड़ा योगा करे, थोड़ा मेडिटेशन करे, ये सारी चीजें। और क्या करे, स्ट्रेस को अवॉइड करे। ये सारी चीजें नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी फ्री वाली चीजें, बिना कोई दवाई के काम बन जाएगा। फिर दवाइयों वाली बात है, तो दवाइयों में हम लोग डाययूरेटिक्स दे सकते हैं, पेशाब ज्यादा आएगा, यूरिन ज्यादा आएगा तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। एस इनहिबिटर दे सकते हैं, डिस्कस किए थे। एआरबी दे सकते हैं, कैसे काम करते हैं डिस्कस किए थे। इसके अलावा हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, कुछ वैसोडायलेटर दे सकते हैं, कुछ सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स दे सकते हैं। अब आपको ये सारी दवाइयां नई नहीं लग रही होंगी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या है, बीटा ब्लॉकर क्या है, डाययूरेटिक्स क्या है, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स क्या है, एआरबी क्या है, एस इनहिबिटर क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब थोड़ा सा शुगर इनटेक के बारे में। शुगर इनटेक जैसे कि यहीं पर लिख देता हूं, जो नॉर्मल शुगर इनटेक होती है जो एक आम आदमी लेता है 5 से 10 ग्राम पर डे, लेकिन आपको इससे बोलना है कि तुझे आधा कर देना है, यानी लेस देन 2.5 ग्राम पर डे। यानी एक आम आदमी दिन में 5 से 10 ग्राम शुगर सॉल्ट लेता है, तो उसको बोलना है कि तुझे आधा लेना है, यानी 2.5 ग्राम से कम लेना है। ठीक है, चलिए पहली असर में। दूसरा,
आपको बोलना है कि अपने वेट को कंट्रोल करना है, अपने वेट को कंट्रोल करना है, ठीक है, वो ठीक है, वेट कंट्रोल करना है, वो आप कैलोरी डिफिसिट उसको समझ सकते हैं। स्ट्रेस कम करना है, स्ट्रेस से क्या होता है, स्ट्रेस है या एंजाइटी है, इससे हमारी बॉडी के अंदर एड्रिनलिन का लेवल बढ़ता है, एड्रिनलिन। और जो एड्रिनलिन है ये एक स्ट्रेस हार्मोन है, इसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। अब जो एक्सरसाइज है, योगा है, मेडिटेशन है, वेट रिडक्शन है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेथड है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए, अगर किसी को हाइपरटेंशन हुआ, ठीक है, तो आप दवाइयों से भी कंट्रोल कर सकते हो, दवाइयों से बीपी नॉर्मल हो रहा है, कई बार सॉल्ट से या परहेज से भी बीपी नॉर्मल हो सकता है, ठीक है। कुछ हमारे पास इंट्रावीनस ड्रग्स भी हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रावीनस ड्रग्स के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा, कोई पेशेंट आपके पास हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में आया, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में आपके पास आया, बीपी उसका है मोर देन 180 बाई 120, साथ में एंड ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट है, विद एंड ऑर्गन डैमेज, ठीक है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, एंड ऑर्गन डैमेज, फॉर एग्जांपल ब्रेन इंजरी है, किडनी इंजरी है, कोई भी इंजरी उसको है, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या देनी है, देखो आईवी ड्रग्स देनी है, पहली बात तो खाने की दवाइयों से काम नहीं चलेगा, बोतल चलानी पड़ेगी। और मेनली वेसोडायलेटर देने हैं, जो वेन्स को डायलेट करने का काम करें, वेसल्स को डायलेट करने का काम करें, वेसोडायलेटर। इसके अंदर अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर या अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर दिए जाते हैं, मेनली वेसोडायलेटर। जैसे कि इंट्रावीनस लेविटोलॉल दिया जाता है, इंट्रावीनस लेविटोलॉल, इंट्रावीनस हाइड्रोलाजीन दिया जाता है। जैसे आप आईसीयू में जाएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इन दवाइयों के नाम सुने हैं, लेविटोलॉल, हाइड्रोलाजीन या सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, बताइए, आईवी, सोडियम, यस, तनवीर एंड जय, कौन सी दवाइयों के नाम आपने ज्यादा सुने हैं, लेविटोलॉल, हाइड्रोलाजीन या सोडियम नाइट्रोक्लोराइड? किस दवाई का नाम ज्यादा सुना है, आप लोग यूज करते हो? बहुत अच्छा, इन्फ्यूजन के साथ देते हैं, ग्लास बोतल में देते हैं, ग्लास बोतल में, नाइट्रोक्लोराइड, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड बहुत यूज होता है, ठीक है। लेविटोलॉल भी यूज होता है, ठीक है, एनटीजी, बिल्कुल एनटीजी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, डायलेट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि इस तरीके की ब्लड वेसल है, इसको डायलेट कर देंगे तो बीपी ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, इसका आईवी इन्फ्यूजन दिया जाता है, आईवी इन्फ्यूजन। इसका जो डोज होती है एट द रेट 1 मिलीग्राम, 1 मिली माइक्रो करो, 1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। ये फर्स्ट चॉइस है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, फर्स्ट चॉइस। सेकंड चॉइस पे आता है लेविटोलॉल, क्या आता है, लेविटोलॉल, 0.2 टू 2 मिलीग्राम पर केजी पर आवर। अब टारगेट क्या होता है, एकदम से बीपी को नीचे नहीं लाना है, 180 120 से पहले 140 190 तक लाना है, तो लिख देते हैं टारगेट बीपी इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। तो क्या करना है, 180 और 120 से ज्यादा था, तो आपको इसको 140/90 पे ले आना है, ठीक है। ये आपका टारगेट बीपी है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। देखो, यानी यूज ऑफ ओरल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, खाने में दवाइयों कैसे यूज करते हैं। पहला, जैसे हम लोगों के पास डायूरेटिक्स है, तो डायूरेटिक्स के अंदर हम लोग फ्यूरोसेमाइड, टोरासेमाइड,
हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, उसके अलावा मेट्रोलाजोन, इन सबको यूज करते हैं। तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ब्रांड नेम के साथ, जिससे आप लोगों को थोड़ा याद हो जाए। बाकी आप लोग हॉस्पिटल में जाएंगे तो अच्छे से याद कर पाएंगे। डायूरेटिक्स जैसे हम लोग देते हैं टेबलेट लेसिक्स। टेबलेट लेसिक्स के अंदर क्या होता है, फ्यूरोसेमाइड, तो ब्रैकेट में देते हैं फ्यूरोसेमाइड। 40 मिलीग्राम की टेबलेट है, सुबह शाम दे सकते हो, ठीक है, फ्यूरोसेमाइड। उसके अलावा टेबलेट डाइटोर आती है, डाइटोर के अंदर टोरासेमाइड है। 5 से 10 मिलीग्राम की आती है, 5 से 10 मिलीग्राम की आती है। एक बार भी दे सकते हो और बीड भी दे सकते हो। टेबलेट हाइड्रोक्लोरोथायजाइड आती है, 12.5 की भी आती है, 25 मिलीग्राम की भी आती है, दिन में एक बार देनी होती है, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा था एस इनहिबिटर, बताया था मैंने आपको। एस इनहिबिटर के अंदर हमारे पास इनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल। साइड इफेक्ट कफ होता है ड्यू टू इंक्रीज इन ब्रेडिकाइनिन। तो साइड इफेक्ट क्या है इसका, कफ। क्यों, क्योंकि ब्रेडिकाइनिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, तो ड्यू टू इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन। टेबलेट एनवास आती है, टेबलेट एनवास, इनालाप्रिल के अंदर 5 मिलीग्राम सुबह शाम। तो किस तरीके से देते हैं आपको ये बता रहा हूं। तीसरा हमारे पास है एआरबी, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। इसके अंदर टेलमिसाटन, लोसाटन, ये सारी दवाइयां आती हैं। ये ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस सबसे ज्यादा दी जाती है। तो टेबलेट टेल्मा 40 मिलीग्राम ओडी, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई कफ नहीं, नो कफ एज साइड इफेक्ट। ऊपर कफ आ रहा था, एस इनहिबिटर केस में इसमें कोई कफ नहीं आएगा, ठीक है। 4 हमारे पास है बीटा ब्लॉकर, ठीक है। कुछ हमारे पास कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, जो सिर्फ हार्ट पे जाके अपना काम करते हैं, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। जैसे कि एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, इस्मोलॉल, कार्बिडोलॉल, ये सारे याद हो जाएंगे, 4-5 बार याद करोगे तो। एटिनोलॉल, कार्बिडोलॉल, तो हम लोग एटिनोलॉल यूज करते हैं 50 मिलीग्राम ओडी। फिर हमारे पास 5वां ग्रुप है कैल्शियम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सीसीबी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर फिर भी बीपी कम ना हो तो मल्टीपल ड्रग थेरेपी, 2 दवाइयां कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। निफेडिपिन, निफेडिपिन 30 to 90 मिलीग्राम आता है, एक बार देते हैं ओडी। फिर हमारे पास है एमलोडिपिन, 2.5 to 10 मिलीग्राम ओडी, एमलोप्रेस नाम से आता है, ठीक है। तो भाई ये हमारे पास थे। उम्मीद है ट्रीटमेंट समझ में आया होगा, पीडीएफ ऐप पर अपलोड हो जाएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बताओ भाई, समझ में आया यहाँ तक का आप लोगों को? जितना भी आज और कल पढ़ाया, 2 दिन हम लोगों ने हाइपरटेंशन को डिस्कस किया। अभी हमने बेसिक लेवल से पढ़ा है, ठीक है। बेसिक लेवल से हमने हाइपरटेंशन को जाना है, ठीक है। जो आप लोग कुछ दवाइयों के नाम ले रहे हैं, सॉर्बिट्रेट वगैरह, ये सारी दवाइयों को बेसिकली हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इनके अंदर डील करते हैं, ठीक है। आइसोसॉर्बिट्रेट, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, जीटीएन, ये सारी दवाइयां बात करेंगे जब अपन लोग एंजाइना पेक्टोरिस या एमआई की बात करेंगे, ठीक है। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेक केयर, सी यू टुमारो।